वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने नंबर सिस्टम जितने हो सकते थे अब तक हमारे पास, स्पेशली फ्रैक्शन और रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया है। फ्रैक्शन एक छोटा सा नंबर सिस्टम है, लेकिन रैशनल नंबर में आपको इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे एक साथ कवर करने पड़ेंगे। तो रैशनल नंबर ये समझ लीजिए कि अगर आपने रैशनल नंबर तमीज से पढ़ लिया, रैशनल नंबर ठीक से पढ़ लिया, तो आपने पूरा नंबर सिस्टम कवर कर लिया। अब नंबर सिस्टम की जो एप्लीकेशंस हैं उनसे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं उनसे एप्लीकेशन में चेक कर जाते हैं, हम एक एक करके वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारा एक मेन छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बेसिकली दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये दो टॉपिक के पढ़ने के बाद आप ये समझिए बेसिक जितने भी हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे आपके पास होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन चाहे आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या डील करता है? देखिए, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन लगाया, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, तो आपने अगर क्वेश्चन लगाया हो तो क्वेश्चन लगाने से आपने एक बात ध्यान दी होगी। क्या बात ध्यान दी होगी? कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ चीज़ें मिस होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी के एज के ऊपर, किसी के वेट के ऊपर, किसी के हाइट के ऊपर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होती है। ठीक है, तो उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ती है, एज्यूम करनी होती है, मानना होता है। ठीक है, अब वो चीज़ जो हम मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे निकालनी है, रमन की एज निकालनी है, मैं रमन की एज को x लेट कर लूंगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू x मैंने लेट की, क्या हर क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम आएगी? मान लीजिए पहले में x की वैल्यू आई आपकी 45, तो क्या दूसरे क्वेश्चन में भी x की वैल्यू 45 आएगी? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि x किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने लेट क्या किया। किसी क्वेश्चन में हम वेट को x लेट करेंगे, किसी में एज को x लेट करेंगे, तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट x को लेट करेंगे। और x की वैल्यूज कैसे हैं? डिपेंड कर रहा है कंडीशन क्या लग रहा है, रिलेशन क्या लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी एक टर्म को आपके इसी एक टर्म के साथ डील करता है। ठीक है, इसमें और काफी सारे टर्म्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेरिएबल। ठीक है, यहीं से आज के हमारे टॉपिक स्टार्ट होता है। वेरिएबल होता क्या है? हर वो सिस्टम जो वेरी करता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, जो फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है, जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें फिक्स नहीं रह सकती? जैसे मैं अगर कोई वैल्यू लेट कर दूं x y z a b c, कुछ भी लेट कर दूं, हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती फिक्स, नहीं रह सकती फिक्स। डिपेंड, इसके वैल्यूज वेरी करते हैं, डिपेंड करता है क्या कंडीशन इसके ऊपर लाई जाती है। तो हम कभी x लेट करते हैं, कभी y लेट करते हैं, कभी z, कभी a b c, हमारे ऊपर है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है। तो ये एक वो पोर्शन है मैथ का जहाँ फ्री होते हो कुछ भी लेट करने के लिए, अपने कंडीशंस, अपने ब्रेन को इसके ऊपर टोटली लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रटने वाला सीन नहीं होता, यहाँ पे टोटली आपका लॉजिस्टिक वर्क चल रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है वो है वेरिएबल। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रा आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, अल्फाबेट जितने भी होते हैं ABCD, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अल्फाबेट्स अलजेब्रा आपका लगा हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसमें पहली चीज हमने पढ़ना है वो है वेरिएबल। हमने पढ़ लिया वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चीज जो बार बार वेरी करती है। ठीक है, ठीक है, हम बेसिकली मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, वेरिएबल बेसिकली आपका अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अलजेब्रास होते हैं बेसिकली आपके। तो कोई भी ऐसी चीज जो इस फॉर्म में हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है कांस्टेंट। ठीक है, देखिए नाम में ही डेफिनेशन रखा हुआ, अगर आपको इनकी हिंदी भी पता है ना तो आपको डेफिनेशन मालूम है। कांस्टेंट मतलब चाहे कुछ भी कंडीशन लग जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप ही लोग बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास 2 गिवन है, एक वैल्यू है 2 गिवन है, क्या दूसरे क्वेश्चन में 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? यानी अगर पहले क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी बेसिकली। ठीक है, चलो इसे कंफ्यूज नहीं करते, इसे बहुत ही सिंपल रखते हैं। हर वो चीज जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यूज चेंज हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल आपके नंबर सिस्टम में कोई सा भी नंबर उठा लीजिए आप, अगर मान लीजिए मैं -2 कह रहा हूँ, तो -2 एक इंटीजर है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसको उतना ही उसी पोजीशन पर रखा जाएगा नंबर सिस्टम में, नंबर टाइम को उसी पोजीशन में रखा जाएगा। तो कांस्टेंट मतलब होता है आपका कोई भी टर्म जो बिल्कुल फिक्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
ये हमारे पास एक नया टर्म आता है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जो स्टूडेंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट में बहुत कंफ्यूज आते हैं। कोफिशिएंट की मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो आपके जितने भी आपके एकेडमिक्स एग्जाम्स हो रहे हैं या जितने भी आपके हाई लेवल एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कोफिशिएंट के ऊपर बहुत सही क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप केवी के एग्जाम्स के लिए जाएँ, चाहे आप किसी बड़े लेवल के मैथ ओलंपियाड्स के लिए जाएँ, तो उसमें कोफिशिएंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स को कोफिशिएंट और कांस्टेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस चैप्टर की या बेसिकली किसी भी चैप्टर की बात करूँ मैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बेसिक्स आपकी स्ट्रांग नहीं होती। क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग है तो मेन क्वेश्चन में आपको कोई नहीं आ सकता। तो इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। पहले समझाता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है, फिर समझाता हूँ कांस्टेंट और कोफिशिएंट में अंतर क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल, ध्यान सुनिएगा, किसी भी वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x, किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी टर्म को हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन या फिर मान लीजिए मेरे पास एक टर्म दे देगा। अभी टर्म क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे, फिर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक टर्म, मान लीजिए x y z दिया हुआ है। ठीक, अब इस x y z के साथ मैंने 3 अटैच कर दिया। ठीक है, देखिए कांस्टेंट और कोफिशिएंट का पहला डिफरेंस ये होता है कि जब भी आपसे कांस्टेंट पूछेगा तो आपको ये नहीं बताएगा किसके रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, किसी के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना होता है। अब 2 किसी के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना 2 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट में लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझसे पूछ लिया जाएगा कि आपको कोफिशिएंट बताना है y और z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस पूरे टर्म में अब y z घटा के क्या बचा आपका 3x, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट इन y z। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट एक वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, दोनों का मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपको पूछा किस चीज में। दो चीज हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज कांस्टेंट और कोफिशिएंट बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज इनके डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में पहला डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट आपका क्या नाम है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा जाता। वो कांस्टेंट किसी के आपसे कोई टर्म दे दिया जाएगा, उसमें आपका कोई पूछ लिया जाएगा कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट हमेशा आपको मालूम होगा कि ये टर्म कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो कोफिशिएंट आपसे रिस्पेक्ट, जैसे इस क्वेश्चन को और बदल के क्या लिख सकते हैं कि आप z का कोफिशिएंट बताओ, तो z का कोफिशिएंट मतलब z को छोड़ के जो टर्म बच गई, क्या बचा 3xy, तो ये आपका तो हो जाएगा कोफिशिएंट। बस ये डेफिनेशन आप याद रखिए। ठीक है, इसको अगर अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम थोड़ा और आपको डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड सुना टर्म। अभी वर्ड टर्म क्या होता है पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं टर्म क्या होता है। ठीक है, ये बहुत आप केवल अगर इन्हें देख भी लेंगे, इतना इजी है ये सब कि अगर आप इन्हें देख भी लेंगे केवल ध्यान से, इतना इसके ऊपर अभी लिखेंगे भी नहीं, केवल देख लेंगे तब भी आपके दिमाग में चला जाएगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली चीज अभी टर्म क्या होता है। टर्म बेसिकली हम किसी भी एक छोटे से एक्सप्रेशन को कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका 3x या फिर 3 या फिर 4 या फिर y या फिर 3xyz। ठीक है, ये पांच टर्म्स देखिए, पांचों टर्म्स हैं। टर्म्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं, टर्म्स आपका वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक, तो टर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन, कोई भी एक वैल्यू, उसको हम टर्म आराम से कह सकते हैं। ठीक है, टर्म में क्या समझने वाली बात है, टर्म में पहली चीज समझने वाली बात है वो होता है फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर वर्ड आपको समझ में लगा होगा। फैक्टराइजेशन जो आपने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ रखा है, बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, वही है फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले हम समझते हैं फैक्टर्स एक्चुअल में होते क्या, इनका मीनिंग क्या होता है। हम फैक्टर्स देखते हैं, एक्सेप्ट लेते हैं, खत्म काम, लेकिन हमें इसमें एक्चुअल का मीनिंग नहीं पता। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फैक्टर्स मतलब होता है कि अगर कोई नंबर दे रखा है या कुछ भी वैल्यू दे रखी है तो उसका फैक्टर्स हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो वैल्यू है, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलके बना है,
वो उसके फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको धरती की बात करूं, ठीक है, तो धरती बेसिकली क्या है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 आपके डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो किन किन चीजों से कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नंबर बना हुआ है, उनके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मालूम करने के लिए पहले हम कांस्टेंट नंबर के फैक्टर्स को एग्जांपल लेंगे, तभी हमें समझ आएगा। जैसे मैं मालूम आपसे पूछूं 45 के फैक्टर्स बताओ, तो 45 के फैक्टर के लिए आप क्या जाएंगे, एचसीएफ लेंगे इसका, ठीक है। एचसीएफ आप लेके देखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, 3 into 3 into 5, ये इसके एचसीएफ है, ये इसके फैक्टर्स है। यानी 45 का मैं कह सकता हूँ कि 3 एक फैक्टर है और एक फैक्टर है 5, यानी 2 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। 3 फैक्टर्स भी कह सकते हैं, 3 रिपीट होने वाला है तो 3 फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या है कि फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि किन किन चीजों से बना है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कंडीशन ये है कि निकालने का मेथड क्या होता है कि मतलब अगर मैंने ब्रेक करूँ तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो जो चीजें मुझे मिलेंगी वो उनके होंगे फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले टर्म के फैक्टर्स लिखा 3xyz, ठीक है। 3xyz को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 into x into y into z, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर कोई ऐसे पहली बात है पूरा एक टर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा टर्म के बीच में अगर प्लस माइनस आ रहा है तो ये एक टर्म नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसी की जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है, क्योंकि देखिए फाइनली क्या है, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके बन जाएगा तो एक ही टर्म बचेगा, मतलब x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, z की कोई वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करेंगे एक ही टर्म बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका कि मल्टीप्लाई करने पे आपको जो फैक्टर्स मिले हमें उन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में केवल न्यूमेरिकल फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ अल्फाबेट्स में फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए अलजेब्रा में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर आपका होता है लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर, ठीक है। जैसे 3xyz है, 3xyz है, ठीक है। 3xyz को मैंने कैसे बोला, 3 into x into y into z। लिटरल मतलब होता है जितने भी इसमें अल्फाबेटिकल टर्म्स, जितने भी इसमें वेरिएबल टर्म्स हैं वो सारे। तो इसमें अगर लिटरल फैक्टर्स देखो तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी x y and z आर लिटरल फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म, ठीक। अब दूसरा फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको कि जितने भी नंबर वाले होंगे, जैसे इसमें नंबर वाला क्या है 3, तो इसमें केवल 3 ही है जो न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी आज कि वेरिएबल क्या होता है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि आपका कांस्टेंट क्या होता है। तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि आपका कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि आपका कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस क्या होता है। तब हम लोग आए टर्म्स पे, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स के बाद हम लोग आए फैक्टर्स पे। देखिए टर्म पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर, ठीक है। टर्म से एक्सप्रेशन बनने के लिए आपका फैक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फैक्टर समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका कि जैसे आपके नंबर सिस्टम में लाइक एंड अनलाइक होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फ्रैक्शन अभी करके आया, तो फ्रैक्शन में मैंने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन में मैंने पढ़ा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा। लेकिन अब मैं किनके बारे में पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा आपका लाइक टर्म क्या होता है जब एक्सप्रेशन में, और अनलाइक टर्म क्या होता है जब एक्सप्रेशन में, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप केवल आराम से सुन लीजिए, ठीक है। लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस का टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस तब कर लीजिए क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए मेरे पास कई सारे टर्म्स दिए हुए, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लाइक एंड लाइक का कॉन्सेप्ट क्यों चेक करते हैं। आप लोगों ने फ्रैक्शन में देखा होगा, चाहे डेसिमल में देखा होगा, चाहे आपने डेसिमल में देखा होगा कि लाइक टर्म्स क्यों चेक किए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। बस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है लाइक का वो हमेशा चलता रहेगा कि जब भी मेरे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं हमेशा लाइक टर्म, लाइक वर्ड पे जाऊंगा, यानी लाइक डेसिमल। तभी आपका अगर 2 डेसिमल लाइक है तभी ऐड हो सकता है, नहीं है तो करना पड़ेगा, ठीक। 2 फ्रैक्शन लाइक है तभी ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं है तो करना पड़ेगा।
या लाइक के उसके लिए कंपेयर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। या दो रेशनल नंबर तभी आपके एड सब्ट्रैक्ट होते हैं जब आपके लाइक रेशनल नंबर हो, नहीं है तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या? इसमें आपको केवल चेक करना, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते लाइक में। जैसे आपको कन्वर्ट करने के रेशनल नंबर के तरीके थे, इसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बस आपको चेक करना है तो बढ़िया अच्छी बात है, नहीं है तो आगे आपको जाना है, ठीक। जैसे एक टर्म मान लीजिए 3xyz, दूसरा टर्म मान लीजिए 4x, तीसरा टर्म मान लीजिए 5xyz, चौथा टर्म मान लीजिए 4z, पांचवा टर्म मान लीजिए xyz। ये 5 टर्म यही हम करते थे। जैसे 5 फ्रैक्शन में लाइक टर्म चेक करना होता तो मैं क्या करता, लाइक फ्रैक्शन चेक करना होता था। आपको 7-8 फ्रैक्शंस देके पता कीजिए इसमें लाइक कौन सा, डिनोमिनेटर सेम होता था तो लाइक फ्रैक्शन, नहीं होता तो नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि वही सेम वाला कॉन्सेप्ट, लाइक मतलब सेम वाला कॉन्सेप्ट होना, लेकिन यहाँ पे सेम क्या होना चाहिए, याद क्या रखना है आपको, लिटरल फैक्टर्स यहाँ पे सेम होना चाहिए। जो भी हमने पीछे लिटरल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो लिटरल फैक्टर्स, यानी आपको पहले टर्म्स के फैक्टर्स करने हैं। स्टार्टिंग में आपको फैक्टर्स करने में मुश्किल लगेगी, मुश्किल क्या, बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से, लेकिन तभी स्टार्टिंग में कईयों को मुश्किल लगती है, मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन जब आप एक बार कर लोगे तो आपको कॉपी में भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लगा के अपना माइंड, अपना ब्रेन लगा के आराम से बता सकते हो कि लिटरल फैक्टर सेम है। अब इसमें लिटरल फैक्टर देखो क्या क्या है, 3xyz में लिटरल फैक्टर क्या क्या है, x y एंड z। मैं केवल लिटरल के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, 3 भी, लेकिन ये न्यूमेरिकल। 4x में लिटरल फैक्टर क्या है, x, और न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 4। मैं न्यूमेरिकल फैक्टर आपको इसलिए बताऊं ताकि रिवाइज हो जाए, लेकिन मेरा फोकस किस पे रहना चाहिए, लिटरल फैक्टर्स पे, और ठीक है। 5xyz में क्या है आपका, 5xyz, 4z में क्या है 4z, और xyz में क्या है x, y, z। अब इन चारों टर्म्स में, सॉरी इन पांचों टर्म्स में देखिए किसके लिटरल फैक्टर सेम है, xyz इसका है क्या, और किसी का xyz है, हाँ इसका है और इसका है, सारे लिटरल फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो आप कह दोगे दोनों सेम टर्म है, क्योंकि भाई लिटरल फैक्टर तो सेम हो रहा है, लेकिन एक नहीं, मुझे सारे लिटरल फैक्टर सेम चाहिए, सारे के सारे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 5 आर लाइक टर्म्स, एंड टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 4, यानी कि 4x और 4z आपकी क्या है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये लाइक अनलाइक का कॉन्सेप्ट था, एडिशन में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है आपकी, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन बनता कैसे है टर्म से, ठीक है, एक्सप्रेशन कितने टाइप से होते हैं, वो सारा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, एंड मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके उस वीडियो को देखिए, ठीक है, बिकॉज आप लोगों के लिए बनाया मैंने, ठीक है, और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बनाने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।